नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपके निवेश पोर्टफोलियो पर। फंड स्पेसिफिक बातचीत होगी, साथ ही आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर हम आपको सलाह भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। इस शो में सवाल आप पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा और हमारा यूट्यूब पर अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे भी अपने सवाल डाल सकते हैं। लेकिन चलिए, आज के शो की अब शुरुआत होगी फंड का फंडा से। और आज हमारा फोकस कंजम्पशन थीम पर होगा, कंजम्पशन फंड को पर होगा। हमारे साथ सिद्धार्थ छाबड़िया जुड़ गए हैं, रिसर्च एनालिस्ट है, फंड मैनेजर है मिरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में। और जो फंड ये देखते हैं उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और कंजम्पशन थीम कैसे प्ले आउट होगी इस पर भी इनकी राय लेंगे। मिरा एसेट का ग्रेट कंज्यूमर फंड है जिस पर हम विस्तार से इनसे बात करेंगे। सिद्धांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। और सिद्धांत, वक्त आ गया है कि अब कंजम्पशन थीम को हम प्ले आउट होता हुआ देखें, जो कि कुछ सालों से हमने देखा है कि कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स बोलिए या स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपोजर जो कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में हम देखते हैं, कुछ खास रिटर्न यहां पर आते हुए नहीं हमें देखने को मिल रहे थे। क्या अब जो नैरेटिव है फ्रॉम केपेक्स टू कंजम्पशन, इससे ये पूरी भरपाई हो जाएगी इतने साल जो हमने कंजम्पशन को नहीं चलते हुए देखा? धन्यवाद कविता, मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि कोविड के बाद कंजम्पशन में हमने काफ़ी स्ट्रेस देखा है। पिछले 3-4 सालों में कंजम्पशन स्लो डाउन देखा है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्लो रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण रहा है कि इन्फ्लेशन या महंगाई काफ़ी हाई रहा है, जिसने कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर के वॉलेट को इम्पैक्ट करा है। और उसके कारण हमने देखा है कि कंज्यूमर ने अपने जो भी डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं उसको डिफर किया है। एंड उसके कारण हमने काफ़ी कंपनीज में अर्निंग्स प्रेशर देखा है, अर्निंग्स की कट देखे है पिछले 2 सालों में। पर अब हम बात करें तो हमें दिखता है कि सिचुएशन बदल रहा है। और मेन इसका रीज़न ये है कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है ये साल, जैसे कि इनकम टैक्स कट, कुल मिला के 1 लाख करोड़ का जो बेनिफिट है, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है और शायद से और स्कोप है रेट कट की। और अभी पिछले महीने या ये महीने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जो हो रहा है अक्रॉस काफ़ी प्रोडक्ट्स, ऑटोज में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में या एफएमसीजी में, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अफोर्डेबिलिटी फिर से वापस आ जाएगी और हमें वॉल्यूम ग्रोथ की बूस्ट आगे जाके दिख सकती है। तो हमें लगता है कि अभी मीन रिवर्जन मास कंजम्पशन में आ सकता है। तो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ से। ये देखिए, आप तो बतौर फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट बहुत टेक्निकली सब चीज़ों को वे आउट करते हैं। आम निवेशकों के नज़रिए से अगर हम देखें तो वो तो जब सुनते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स को बोलता हुआ कि अच्छा कंजम्पशन थीम चलने वाली है तो वो स्टॉक्स खरीद लेंगे, वो ये जो फंड्स हैं वो खरीद लेंगे। हर दूसरा सवाल शो में यही होगा कि अच्छा कंजम्पशन फंड क्या खरीद लें अभी क्योंकि ये थीम काम करने वाली है। अब इस तरह के सवाल का आप जवाब कैसे देंगे? क्योंकि आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, देखिए इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, भले ही आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हो या भले ही आप एक फंड के जरिए निवेश कर रहे हो, उसका एक मकसद होता है, उसका एक नजरिया होता है, डाइवर्सिफिकेशन जैसे कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। तो अब जब हर कोई इस थीम पर, इस नैरेटिव पर लैच ऑन होना चाहता है, कितनी कमाई हो पाएगी अगर सभी ने सभी तरह के कंजम्पशन थीम को पोर्टफोलियो में डाल दिया? तो किसी फायदे का रहता है ऐसा करना? तो हाँ, हम एक्चुअली आप देखोगे कि कंजम्पशन, जब हम कहते थे कुछ सालों पहले, कंजम्पशन रहता था एफएमसीजी, स्टेपल्स, जो आज के दिन हमें लगता है कि एफएमसीजी या स्टेपल्स मैच्योर कंपनीज हो गई है। बट अगर आज हम कंजम्पशन बोलते तो बहुत ब्रॉड एज अ बास्केट हो गया है, थीम बहुत ब्रॉड हो गया है, जिसमें डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ थीम हमें लगता है कि ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है। ये डेकेड, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल की कहानी है।
इसमें काफ़ी सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि ऑटोज एक काफ़ी पुराना सेक्टर है, बट नए सेक्टर जैसे ड्यूरेबल्स हो या न्यू एज हो, रिटेलिंग हो, फैशन हो, बिल्डिंग मटेरियल्स, होम इम्प्रूवमेंट हो, ट्रैवल हो। तो हमें लगता है कि ये सारे थीम्स अभी तक इंडिया में काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। और हम जब कंजम्पशन एज अ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि इंडिया एक कंजम्पशन स्टोरी है, और इसे सिर्फ एक दो साल की तरह मत देखो, ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। बट जैसे कि अब बात कर रहे हैं कि लास्ट 2 साल 3 साल के सिनारियो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है कंजम्पशन के लिए। तो ये एक टाइम है कि एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर को एंट्री के लिए, क्योंकि आप एक थीम में एंटर कर रहे हो जो लास्ट 1-2 साल में अपनी फुल पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पाया है। बट आउटलुक बदलता देख रहे हैं हम, जहाँ पॉजिटिव हो रहा है। मुझे ये बताइएगा, पिछले 3 साल का रिटर्न कितना है इस फंड का? वैसे फंड की परफॉर्मेंस पर मैं दर्शकों को कहूंगी कि वो खरीदने का निर्णय ना ले, लेकिन बहुत ही आम स्वभाव होता है और आम मानसिकता होती है, फंड परफॉर्म कर रहा है तो पोर्टफोलियो में डाल भी देते हैं। पिछले 3-5 सालों की परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं आप अपनी? तो पिछले 3 और 5 साल की रिटर्न लगभग 20% रहा है हर साल। बट पिछले एक साल में रिटर्न लगभग ऑलमोस्ट निल रहा है। तो हमने एक टाइम करेक्शन देखा है पिछले एक साल में, और यही पॉइंट मैं बता रहा था कि लास्ट एक साल टफ था। बट हमें लगता है आगे जाके भी पोटेंशियल है, क्योंकि फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें अभी भी लगता है कि ये थीम में अभी भी 1.5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट जीडीपी के कंपैरिजन अगर करें, अगर जीडीपी नॉमिनल जीडीपी हमें लगभग 9 से 10% या 11% दिखता है, तो उससे 1.5 टाइम काइंड ऑफ अर्निंग पोटेंशियल ये थीम में अभी भी दिखती है। तो ये कंपाउंडिंग स्टोरी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जब कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा बास्केट है ये, है ना सिद्धांत? तो आपका फोकस कहाँ कहाँ पर है? तो कितना बड़ा बास्केट है? किस किस तरह की कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और कैसे आपने उनको प्रायोरिटी दी है अपने पूरे फंड के पोर्टफोलियो में? तो ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। कंजम्पशन इंडिया एज ए थीम 60%, 60% जीडीपी का शेयर है। तो काफी बड़ा सेक्टर है। इसमें आपको ऑटोज, एफएमसीजी, टेलीकॉम, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये बड़े सेक्टर्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं ये थीम में। अभी ये थीम में हम एक्चुअली अंडरवेट है एफएमसीजी में। बट हम हमें क्योंकि हम प्रेफर करते हैं डिस्क्रिशनरी कंपनीज, क्योंकि डिस्क्रिशनरी में ग्रोथ हमें ज़्यादा दिखती है एफएमसीजी से। डिस्क्रिशनरी कंपनीज हमें लगता है कि 1.5 से 2 गुना जीडीपी के ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ सकती है। और वेरी रिसेंटली जो भी हमने चेंजेस देखे हैं गवर्नमेंट के स्टेप से, हमें लगता है कि अभी ऑटो एज अ सेक्टर भी हम इंक्रीमेंटली पॉजिटिव हो गए। ऑटोज में हमें फोर व्हीलर्स पे काफ़ी पॉजिटिविटी दिखती है। चलिए, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे जो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा एक्सपोजर के साथ दिखाई दे रहे हैं वो दर्शकों को बता देते हैं। स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। आईटीसी आपके पास, एम&एम, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, इटर्नल, ट्रेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, आइशर मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कुछ आपने एक्सपोजर को जगह दे रखी है। कमोबेश 3 से लेकर 7-7.5% के आसपास की इनकी वेटेज आपने अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखी हुई है। अब मुझे ये जानना है कि इसमें कोई बदलाव होगा क्या ट्रैवल को लेकर, और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी हम देख रहे हैं कि बहुत बज़ है। लगातार ये अपने कुछ ना कुछ इनोवेशंस भी कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में। स्विगी ने नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर लिया है जहां पर जो है प्लेटफॉर्म फीस कम रखी गई है, कीमतें भी जो वहां पर होंगी खाने की बहुत कम है। 49 से लेके मेरे ख्याल से 300 रुपए के अंदर या उससे कम की कीमत में आपको मिल जाएगा। ये सब मौके हैं देखिए फेस्टिव सीजन को और इस तरह की डिमांड को भुनाने के। नजरिया आपका क्या होगा इन पर?
तो हम पॉजिटिव है, ये सारे डिस्क्रिशनरी स्टोरीज जो आप कह रहे हैं। हम पॉजिटिव है, ये सारे डिस्क्रिशनरी स्टोरीज जो आप कह रहे हैं। हम न्यू एज एज अ थीम, ई कॉमर्स एज अ थीम पे पॉजिटिव रहे हैं। हमने इसे फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स या ट्रैवल या ब्यूटी, ये सारे जो थीम्स अवेलेबल है ई कॉमर्स में खेलने के लिए, हमने पार्टिसिपेट किया है। हमें लगता है कि ये थीम्स बहुत लंबा समय से के लिए ग्रोथ दे सकते हैं, हाई ग्रोथ दे सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, ट्रैवल एज अ थीम पे भी हम अभी भी पॉजिटिव है। ट्रैवल पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा करा है, बट हमें अभी भी लगता है कि मोमेंटम है थीम में फ्रॉम अ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर फिर से रिटर्न करेगा तो इट विल गिव फर्दर लेग्स। सिद्धांत, अब ये बताइएगा, किसी ने अगर कंज्यूमर स्पेसिफिक फंड पोर्टफोलियो में डाल के रखा हुआ है तो ओवर द इयर्स एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए? आई नो आप बात नहीं कर सकते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पर, और ना ही ये क्राइटेरिया होना भी चाहिए फंड में निवेश करने का, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मकसद यही होता है कि हमारी मेहनत की कमाई हम जहां भी डालें वो हमको कमा कर दे। ठीक है, अब ये फंड को अगर कोई पोर्टफोलियो में डाले तो एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न कितना आपको लगता है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए? जी, तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमें लगता है कि ये थीम में जो अर्निंग्स की पोटेंशियल है, हमें लगता है कि 1.5 टाइम वर्सेस जीडीपी की एक अर्निंग पोटेंशियल है। तो मिड टीन्स काइंड ऑफ अर्निंग पोटेंशियल हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये थीम में दिखती है। काफ़ी रीरेटिंग की पोटेंशियल नहीं दिखती है, बट काफ़ी नए अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं ये थीम में पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रू आईपीओज। तो उसके कारण हमें नए अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो मिड टीन काइंड ऑफ एक अर्निंग पोटेंशियल की कंपाउंडिंग दिखती है। ऑलराइट सिद्धांत, मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फंड की बारीकियों पे बातचीत की और साथ ही कंजम्पशन को लेकर आपने पूरी थीम का मतलब और मकसद समझाया दर्शकों को। धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर आपके सवालों के जवाब हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, जो आपकी पोर्टफोलियो की पूरी प्लानिंग करेंगे।